इलेक्ट्रिकल जे गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। सेट नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें जो आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे आप जीके जीएस करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, ऐसे आपको इस वाले एक सेट को रोज़ देना है। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश देख के बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, इन अ डबल केज इंडक्शन मोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द अपर केज वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली आर। हमसे बात किसी की डबल केज इंडक्शन रोटर मोटर की, यानी कि इसमें दो केज होंगे, एक बाहरी केज और एक इंटरनल केज। ठीक है, कुछ इस तरीके बना होगा। ठीक है, जो बाहरी वाला केज होता है उसमें क्या क्या हाई और क्या क्या लो होता है। जो हमारा बाहरी केज होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए पता है। यानी कि हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस कैसा होगा, बाहरी केस का हाई होगा। जब बाहर का रेजिस्टेंस हाई हो गया तो इंडक्टेंस कैसा होगा, लो होगा। जबकि इंटरनल में क्या होगा, रेजिस्टेंस लो होगा और इंडक्टेंस हाई होगा। लेकिन हमसे किससे पूछा है, इसका बाहरी का पूछा है, आउटर केज का पूछा है। किसका पूछा है, आउटर केज या अपर केज का पूछा है। तो इसमें कौन सा ही होगा, रेजिस्टेंस जो है हाई होगा और इंडक्टेंस जो है लो होगा। यानी कि रेजिस्टेंस हाई और इंडक्टेंस लो। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, रोटर बार ऑफ आउटर केज इन डबल केज इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ। डबल केज इंडक्शन रोटर में जो हमारा बाहरी केज होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी रेसिस्टिविटी हाई हो और इंडक्टेंस कैसा हो, लो हो। तो हमारा ऐसा मटेरियल कौन सा है, देखिए कॉपर एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, जबकि ब्रास की रेजिस्टिविटी हाई होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन थ्री फेज 4 पोल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर इज 2 हर्ज। रोटर की फ्रिक्वेंसी 2 हर्ज दी गई है। हमारे पास 4 पोल का अल्टरनेटर है। जब रोटर 4 पोल का हो गया तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम की होगी। सिंक्रोनस स्पीड हमारी 1500 आरपीएम की होगी। देन द स्लिप एंड द स्पीड ऑफ द रोटर इज। रोटर की स्पीड और स्लिप का मान हमसे पूछता है। तो पहले हम स्लिप निकाल लेते हैं, स्लिप कितनी होगी। एफ आर बराबर हमारा होता है एस इंटू एफ, यानी कि रोटर फ्रिक्वेंसी हमारी बराबर होती है स्लिप गुणे फ्रिक्वेंसी के। रोटर फ्रिक्वेंसी में 2 दी गई है, स्लिप का मान हमको पूछा गया है, एफ का मान हमको 50 दिया गया है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एस बराबर हमारे पास आएगा 0.04। कितना आएगा, 0.04। यानी कि हमारे पास स्लिप का मान कितना आ गया, 0.04। और 0.04 हमारे केवल दो ऑप्शन में है, बी और डी में है। दो ऑप्शन में है, बी और डी में। यानी कि बी और डी में हमारा कोई सा सही होगा। अब इनमें से कौन सही होगा ये हमें निकालना है। तो हम देखेंगे, अगर हम बात करें स्पीड की, तो क्या स्पीड होती है, 1 - s इंटू एन एस। एन आर बराबर होता है 1 - s इंटू एन एस। और 1 - यानी कि 1 - 0.04 हम निकाल चुके हैं। एन एस हमको कितना, 1500। 120 एफ अपॉन पी करके निकालेंगे तो 1500 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1500 - 60 करेंगे तो कितना आएगा, 1500 - 60 करेंगे आप, आएगा 1440 आरपीएम, 1440 आरपीएम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। एन आर बराबर होता है हमारा 1 - s इंटू एन एस। यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चार में। क्वेश्चन नंबर चार हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो हमारा होता है रोटर वाइंडिंग इंडक्शन मोटर सेमी क्लोज्ड, मतलब कि अर्धभरित क्यों रखी जाती हैं, सेमी क्लोज्ड क्यों रखी जाती हैं। तो देखिए ये हमारी इसलिए रखी जाती हैं ताकि हमारी एक्साइटाइजिंग करंट घट जाए और जो है पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग पावर फैक्टर। क्योंकि रजिस्ट्री बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा डी सही होगा। सेमी क्लोज्ड क्यों की जाती हैं, क्योंकि या हम गए अर्धभरित क्यों की जाती हैं, तो एक्साइटिंग करंट को घटाने के लिए और पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। जैसे हमारा एक्साइटिंग करंट घटेगी तो पावर फैक्टर अपने आप बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, व्हेन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड। थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारी किस पे चल रही है, नो लोड पे चल रही है। द टोटल पावर ड्रॉन बाई द मोटर इज। मोटर के द्वारा टोटल पावर कितनी खपत की जाएगी, कितनी ड्रॉन, कितनी उसकी व्यय की जाएगी, ऊर्जा, ये हमसे पूछा गया है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जब हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और नो लोड पे चल रही है, किस पे, नो लोड पे चल रही है, तो हमारे कौन कौन से इसमें लॉस होंगे, हमारे कॉपर लॉस नगड़ हो जाएंगे। नो लोड पे, नो लोड पे हमारे कॉपर लॉस नगड़ हो जाएंगे। तुम्हारा कौन से लॉस हो जाएंगे, आयरन लॉस प्लस फ्रिक्शन लॉस हो जाएंगे, जिसको हम लोग कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सी नंबर सही होगा। कांस्टेंट लॉस में आयरन लॉस प्लस विंडेज लॉस, विंडेज मतलब फ्रैक्शन लॉस, 5 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है पावर इनपुट टू द रोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि पी ए जी हम लोग किसके द्वारा दर्शा सकते हैं। तो कितना होता है, अगर हम बात करें पी आर सी यानी कि रोटर कॉपर लॉस की बात करें, एस इंटू पी जी के बराबर होता है एयर गैप पावर के। अगर हम यहाँ से एयर गैप पावर का मान निकालेंगे पी जी बराबर पी आर सी अपॉन एस, यानी कि टोटल कॉपर लॉसेस अपॉन स्लिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। पी आर सी अपॉन एस बराबर मतलब किसके बराबर, पी जी के बराबर होता है, यानी कि रोटर इनपुट एयर गैप पावर कितना रोटर को इनपुट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, इसमें हमको कहा गया है आयरन लॉसेस इन रोटर कोर एंड टीथ ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द आयरन लॉसेस इन स्टेटर कोड एंड थ्री फेज, बिकॉज हमसे पूछा है जो हमारे आयरन लॉस होते हैं किसमें, इंडक्शन मोटर में, जो स्टेटर में होते हैं और रोटर में होते हैं। हम रोटर को नेग्लिजिबल क्यों कर देते हैं, रोटर को हम लोग नेग्लिजिबल इसलिए कर देते हैं आयरन लॉसेस को, क्योंकि जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है, रोटर की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, जबकि स्टेटर में फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए रोटर वाले को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि वेरी लो रोटर फ्रिक्वेंसी का रोटर फ्रिक्वेंसी को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन अ थ्री फेज अल्टरनेटर द ईएमएफ ऑफ वेरियस फेजेस आर डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम फेजेस बाय थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज अल्टरनेटर में तीन फेजों के बीच में डिफरेंस कितने का होता है। तो हमारे पास कितने फेज है, तीन फेज, टोटल 360 अपॉन में एन, यानी कि तीन कितने का होता है 120, 120 का, और 120 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई अपॉन 3 बोलते हैं, 2 पाई अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है फॉर अ ट्रांसफार्मर टू बी टेस्टेड एट फुल लोड कंडीशन, एक ट्रांसफार्मर को हमें फुल लोड कंडीशन पे टेस्ट करना है, बट कंज्यूमिंग ओनली लॉसेस फ्रॉम द मेंस, लेकिन क्या करे वो मेंस से केवल ऐसा काम करे केवल और केवल लॉस ले, तो हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा। तो बैक टू बैक एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग दो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं, और जो इनमें लॉसेस होते हैं, जो इनमें लॉसेस होते हैं वो केवल हमको किससे लिए आते हैं, किससे लिए आते हैं, इनपुट से लिए जाते हैं, केवल और केवल लॉसेस लिए जाते हैं, बकाया कोई भी सप्लाई नहीं ली जाती है, बकाया एक दूसरी सप्लाई को इंटरचेंज करते रहते हैं। तो हम लोग बैक टू बैक टेस्ट का प्रयोग करेंगे किसके लिए, जब हमें केवल ऐसा टेस्ट करना हो कि इनपुट सप्लाई से केवल और केवल हमारे पास क्या है, लॉसेस आए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द इफिशियंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन, लोड कंडीशन की स्थिति में टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर में हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं उनमें होने वाले लॉसेस को, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बैक टू बैक टेस्ट के द्वारा। कैसे, बैक टू बैक टेस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ए बिल्कुल सही होगा। जब हमारे पास दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हों और उनमें हमें क्या निकालना हो, इफिशियंसी निकालनी हो, हम बैक टू बैक परीक्षण करके उनकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है टू ट्रांसफार्मर ईच हैविंग आयरन लॉसेस पी आई एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस पी सी, हमारे पास दो ट्रांसफार्मर हैं और दोनों में जो है आयरन लॉस हमको पी आई दिया गया है और कॉपर लॉस पी सी दिया गया दोनों का, और बैक टू बैक टेस्ट किया जा रहा है, एंड फुल लोड करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू सेकेंडरीज, द टोटल इनपुट विल बी, इनपुट कितना होगा, अभी बताया इनपुट कितना होगा, इन दोनों के लॉसेस के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों लॉसेस कितना हुआ, पी आई और पी सी इसमें हुआ होगा और पी आई और पी सी इसमें हुआ होगा। अगर हम जोड़ दें पी आई प्लस पी सी पहले वाले का और पी आई प्लस पी सी दूसरे वाले का, दोनों के लॉसेस हमें मिल गए, यानी कि टू अगर हम कॉमन लेंगे अंदर कितना होगा, पी आई प्लस पी सी, यही हमारे लिए क्या होगा, इनपुट होगा, यही हमारे लिए क्या होगा, इनपुट होगा, 2 PI + PC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 11वें का डी नंबर सही होगा, दोनों के लॉसेस के बराबर हमको इनपुट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ डैम्पर वाइंडिंग, हमारे पास कैसी मोटर है, एक सिंक्रोनस मोटर है जिसमें हमने क्या प्रयोग किया, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया है, डैम्पर वाइंडिंग का हमने क्या किया, प्रयोग किया है। तो ऐसा करने पर हमें क्या लाभ मिलेगा, तो
अगर हम बात करेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की, तो इसको स्टार्टिंग मेथड में हमारे पास एक मेथड ये भी होता है कि डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके हम इसको सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास डैम्पर वाइंडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी सिंक्रोनस मोटर में, तो हम इसकी जो स्टार्टिंग है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के तरीके कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है a three phase synchronous motor for the minimum armature current when it is operating। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में मिनिमम आर्मेचर करंट कब होगी, किस पावर फैक्टर पे होगी। अगर हम बात करें, देखिए कुछ हमारा ग्राफ इस तरीके का बनता है। जो होती है हमारी आर्मेचर करंट, ये वाला जो होता है हमारा आर्मेचर करंट होती है, हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज वीएफ की वैल्यू होती है। जैसे जैसे हम एक्साइटेशन को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ये घटना शुरू होती है आर्मेचर करंट। और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमको आर्मेचर करंट सबसे कम मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो हमको आर्मेचर करंट का मान और ज़्यादा मिलने लगता है। तो ये हमें सबसे कम जो मिलती है, मिलती है यूनिटी पावर फैक्टर पे। और यूनिटी पावर फैक्टर हमारा कब होगा, जब नॉर्मल एक्साइटेशन होगा। क्या होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन होगा। अंडर और ओवर में दोनों में हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूनिटी की या नॉर्मल एक्साइटेशन की, तो हमें क्या मिलेगी, करंट सबसे कम मिलेगी, आर्मेचर करंट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड ईएमएफ ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर इज टू बी 60 हर्ट्ज। कितनी है, 60 हर्ट्ज थ्री फेज इंडक्शन अल्टरनेटर की। द हाइएस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच द अल्टरनेटर शुड बी रन। सबसे अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 120 एफ अपॉन पी। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं 120 एफ अपॉन पी। तो अगर हमें अधिकतम चाहिए तो पी हमें कितना पड़ेगा, न्यूनतम रखना पड़ेगा। यानी कि 120, एफ का मान 60 दिए गए, पी कम से कम कितना रख दें, 2 रख दें। 2 से कम तो रख नहीं सकते क्योंकि पेयर में होते हैं। 2 छंग 12 यानी कि 3600 आरपीएम को मिल सकती है अगर हमारे पास 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा बी सही होगा। अब 50 वाले में कितनी मिलती है, 3000 आरपीएम मिलती है, लेकिन यहाँ पे 60 हर्ट्ज का आ गया 3600 का। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द पावर फैक्टर एट फुल लोड ऑफ मीडियम रेटिंग फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट। मीडियम रेटिंग का हमारे पास क्या है, अल्टरनेटर है या इंडक्शन मोटर है, तो इसका पावर फैक्टर कितना हो सकता है, किस स्थिति में, फुल लोड की स्थिति में। अगर हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर में, नो लोड की स्थिति में हमको पावर फैक्टर जो है बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। लेकिन फुल लोड की स्थिति में पावर फैक्टर में कुछ सुधार आता है। यानी कि मिलेगा तो हमको लैगिंग ही, लीडिंग तो मिल नहीं सकता इंडक्शन मोटर में। अब लैगिंग में कितना मिलेगा, लैगिंग से दो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सी और ए, ऑप्शन नंबर सी और ए। लेकिन अच्छा मिलता है, यानी कि 0.88 लैगिंग मिलेगा फुल लोड की स्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है फुल लोड कॉपर लॉस इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर रनिंग एट 1455 आरपीएम इस थ्री, मतलब 3000 वाट द रोटर इनपुट कितना होगा, ये हमें बताना है। रोटर इनपुट मतलब पी ए जी हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पी ए जी पूछा गया है, पी आर सी दिया गया है। तो हम जानते हैं पी आर सी बराबर हमारे पास क्या होता है, बात करें अगर, पी आर सी हमारे पास होता है पी ए जी इंटू एस के बराबर होता है। हमें क्या पी आर सी पता है 3000, और पी ए जी का मान हमको निकालना है और एस का मान नहीं पता है। तो एस का मान कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम यहाँ पे एस को निकालना सीख लें। एस को कैसे निकालेंगे, एस बराबर कितना होगा, 1500 होगा। क्योंकि अगर बात करें ये कैसा दिया गया है, 1455 नियरेस्ट किसके, 1500 आरपीएम की। तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 होगी। 1500 में 1455 घटाएंगे कितना आएगा, 45 आएगा। और बटे सिंक्रोनस स्पीड यानी कि 1500, 15×3 = 45, 0.03 हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लिप आ जाएगी। जब हमारे पास स्लिप आ गई 0.03, अब हमको क्या निकालना है, पी ए जी। पी ए जी बराबर किसके होगा, पी आर सी अपॉन एस, यानी कि 3000 बटे एस, यानी कि 0.03। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1,00,000 वाट या 10 किलोवाट। कितना, 10 किलोवाट। ऑप्शन नंबर 16 का हमारा बी नंबर सही होगा, 10 किलोवाट। पी ए जी बराबर पी आर सी अपॉन एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द नो लोड करंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन टर्म्स ऑफ इट्स फुल लोड करंट इज ऑर्डर ऑफ। नो लोड करंट जो है हमारी है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस ऑर्डर की होती है, देखिए कितना परसेंट होती है। नो लोड करंट जो होती है हमारी, आई नो लोड करंट होती है, वो फुल लोड करंट का कितना होती है, 20 to 30%, 20 से 30% होती है।
तो 20 से 30 के बीच में क्या रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25% होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। नो लोड करंट जो होती है हमारी फुल लोड करंट का 20 से 30%, 25% लोगों का आएगा आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट नो लोड इज अप्रॉक्सीमेटली। थ्री फेज इंडक्शन मोटर नो लोड पे पावर फैक्टर कितना होता है, किस पे, नो लोड पे पावर फैक्टर कहता कितना होता है, पावर फैक्टर एट नो लोड, पावर फैक्टर एट नो लोड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तो कितना होगा, 0.2, बहुत कम होता है। कितना होता है, बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा, इसमें हमसे क्या गया है, आयरन लॉसेस अकरिंग इन रोटर कोर टीथ ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेशन आर। जब आयरन लॉसेस हैं रोटर में, रोटर कोर टीथ में इंडक्शन मोटर में, इट्स नॉर्मल ऑपरेशन आर कैसे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है बहुत कम होती है, तो इनको लगभग हम जीरो मान के चलते हैं, लगभग जीरो होते हैं। 19 में का ए नंबर बस सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड। हमारे पास तीन फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर है, फुल लोड पे रनिंग कर रही है। इसकी स्लिप कितनी होगी, अगर फुल लोड पे गति कर रही है तो इसकी स्लिप अधिकतम जो है 4% तक जा सकती है, यानी कि 4% कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन केस थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक इज प्रोड्यूस इन द। अगर हम बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर उत्पन्न की जाती है, तो आप जानते होंगे जब हम स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट द फुल लोड स्टेटर वाइंडिंग। हमसे क्या कहा गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट द फुल लोड स्टेटर वाइंडिंग कितना होता है, 0.96 आएगा, 0.96, सीधे आप इसको याद कर लिए। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा, क्वाइल स्पान फैक्टर ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। क्वाइल स्पान फैक्टर कितना होता है, तो इसमें जो है हम कहीं भी शॉर्ट नहीं करते हैं, जितनी वाइंडिंग हमारी होती है पूरी पूरी तार टर्नों की संख्या पूरी पूरी लेते हैं, तो क्वाइल स्पान कितना आएगा, एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है नो लोड करंट ड्रॉन बाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑफ अबाउट 20 किलोवाट रेटिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स फुल लोड करंट इज अबाउट। नो लोड करंट ड्रॉन किसमें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में 20 किलोवाट रेटिंग का है, तो इसमें फुल लोड करंट कितने परसेंट पर होगी। अगर हम बात करें कितने परसेंट पे होगी, तो टोटल का जो है 20 से 30% होगी, बता चुके हैं। नो लोड करंट हमारी फुल लोड करंट का 20 से 30% होगी, यानी कि 30% कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, देखिए अगर हम बात करेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, यानी कि डबल हमारे पास क्या है, रोटर है, एक इंटरनल रोटर है और एक आउटर रोटर है। जब दो आउटर रोटर हमारे पास, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इसमें हमसे कहा गया है इक्वल टू फुल लोड टॉर्क। क्या फुल लोड टॉर्क के बराबर होगा, नहीं, फुल लोड टॉर्क से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारी शुरुआती कंडीशन होती है उसमें स्लिप का मान कितना होता है, एक होता है। जब स्लिप का मान एक है तो टॉर्क हमको अधिकतम चाहिए पड़ेगा, यानी कि अधिकतम हाई होगा, यानी कि 25 का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन जो है अपने आज के कवर कर लिए हैं। इसी तरह आपको पर डे जो है 25 क्वेश्चन का सेट मिलता रहेगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।